एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न ड्रामा के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मॉडर्न ड्रामा की बात करें तो ऑब्वियसली पहले हमें मॉडर्निज्म को जानना होगा और पोस्ट मॉडर्निज्म को जानना होगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप वो वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई कार्ड पर भी क्लिक करके आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न ड्रामा क्या है। व्हाट इज़ मॉडर्न ड्रामा? स्टूडेंट्स, मॉडर्न ड्रामा ऐसे ड्रामास को रेफर करता है जो 19th सेंचुरी के एंड पर लिखे गए। मॉडर्न ड्रामा ने जितने भी क्लासिकल और रोमांटिक ट्रेडिशंस थे उनको ब्रेक किया। क्लासिकल ड्रामास में, ओल्ड ड्रामास में ये होता था कि गॉड, किंग और फेट की बात होती थी, जैसे इडिपस रेक्स जो है। इसी तरह से रोमांटिक ड्रामास में इमोशन और इमेजिनेशन पर फोकस किया जाता था। बट मॉडर्न ड्रामा के अंदर आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टीचर्स वगैरह को दिखाया गया। स्टूडेंट्स, मॉडर्न ड्रामा में साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है, जैसे लोग किस तरह से टेंशन को फेस करते हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस जो हैं, ये सभी चीज़ें मॉडर्न ड्रामा के अंदर दिखाएगी। वी कैन से कि मॉडर्न ड्रामा के अंदर ह्यूमन बीइंग की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, उनके मेंटल ट्रॉमास, वार, लव एंड लॉस, ये सारी चीज़ें मॉडर्न ड्रामा के अंदर दिखाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मॉडर्न ड्रामा की 2 और डेफिनेशंस भी ऐड की हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हैं और इवन अपनी असाइनमेंट्स में भी विदाउट एनी हेजिटेशन ऐड कर सकते हैं। अभी हम मॉडर्न ड्रामा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। मॉडर्न ड्रामा जब अमर्ज हुआ ना, तो उस टाइम में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही मैसिव चेंज आया। यानी ये मॉडर्न ड्रामा रैंडमली अपीयर नहीं हुआ था, इट वॉज बोर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल शॉक्स। जैसे 19th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 1760 to 1840 के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इट चेंज द वर्ल्ड। और याद रहे, जितने भी चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में, उन सब का ड्रामा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। ये टाइम मशीन्स का टाइम था, लोग गांव से शहरों में जा रहे थे काम करने के लिए, यानी ह्यूमन लाइफ जो थी वो मैकेनिकल हो गई थी और इमोशन, रिलेशनशिप, ये सभी कुछ वीक होने लगे। ड्रामाटिस्ट ने क्या किया कि ये जितने भी चेंजेस थे, इन सभी चेंजेस को स्टेज पर दिखाना शुरू किया। ड्रामास के अंदर फैक्ट्री लाइफ, पुअर वर्कर्स, इमोशनल आइसोलेशन, ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाने लगा। जैसे अगर हम हेनरी गिब्सन का एक प्ले देखते हैं, एन एनिमी ऑफ द पीपल, इसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को दिखाया, करप्शन को दिखाया। इब्सन ने क्या किया कि सोसाइटी के उन तमाम फ्लॉज को एक्सपोज किया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आए थे, ठीक है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन में क्या हुआ कि लोग गांव से शहरों में जाने लगे, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों को गांव से शहरों की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। ऑलमोस्ट 70% या फिर 80% लोग जो थे वो विलेज से सिटीज़ में जा चुके थे और शहरों में वो सभी अर्बन स्लम्स में रहने लगे। स्टूडेंट्स, मॉडर्न ड्रामास के अंदर अर्बनाइजेशन के तमाम नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाया गया। जैसे टी.एस. एलियट का एक ड्रामा है द कॉकटेल पार्टी। इस ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझे नजर आते हैं। अर्बन लाइफ जस्ट जो है दिखने में ग्लैमरस दिखाई गई, उसके जितने भी रियल प्रॉब्लम्स थे, उसकी लोनलीनेस, उसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, वो सभी मॉडर्न ड्रामास के अंदर हाईलाइट किए गए। उसके अलावा जो है वो कैपिटलिज्म का काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा था। सोसाइटी मनी माइंडेड हो चुकी थी, यानी इमोशंस की और इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी। इवन लव और फ्रेंडशिप जो थी ये भी सेल हो रही थी, यानी कैपिटलिज्म बढ़ चुका था। और मॉडर्न ड्रामा के अंदर ऐसी ग्रीड, इनइक्वालिटी और डार्क साइड ऑफ एम्बिशन को एक्सपोज किया गया। स्टूडेंट्स, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में डिक्लाइन हुआ रिलीजन का, ठीक है। रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। साइंस और लॉजिक ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी क्राइसिस जो थे वो बढ़ने लगे, स्पेशली वर्ल्ड वार्स के बाद। यानी पहले क्या होता था कि क्लासिकल और मिडिवल टाइम्स में रिलीजन वाज सेंट्रल टू लाइफ। लोग ये समझते थे कि सब कुछ गॉड की मर्जी से होता है और प्लेस के अंदर भी मिरेकल्स, गॉड, सिन, फेथ, ये सभी कॉमन था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने ये देखा कि साइंस ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। मशीनों ने क्या किया, लोगों को एम्पावर करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, वार, पॉवर्टी और इलनेस, इन सब ने लोगों के फेथ को हिला दिया। तो उसी टाइम में डार्विन की थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें उसने बोला कि हम गॉड की क्रिएशन नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा है।
तो इसके नतीजे में लोगों का ईमान और ज़्यादा कमज़ोर होने लगा, मज़हब का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगा, और साइंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि मैन बिकम सेंटर्ड। ठीक है, मॉडर्न ड्रामा के अंदर ये सब कुछ दिखाया जाने लगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट ग्रेट एग्जांपल है, जिसके अंदर दो लोग गॉड का इंतजार करते हैं बट गॉड नहीं आता। इससे उनकी होपलेसनेस, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड वार्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमैनिटी, मोर्टेलिटी और रिलेशनशिप सभी कुछ खत्म हो गया और लोग इमोशनली, फिजिकली और मेंटली शैटर्ड हो गए थे। बेर्टोल्ट ब्रेक्ट ने एक ड्रामा लिखा, मदर ऑफ करेज एंड हर चिल्ड्रन, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जंग के बीच से कैसे एक माँ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करती है। इस प्ले से हमें ये पता चलता है कि वार किसी को नहीं छोड़ता, ना माँ, ना बच्चा, ना मोरल वैल्यूज, किसी को भी नहीं छोड़ता। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न ड्रामा कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा को डिस्कस करते हैं। रियलिज्म मीन्स रियलिटी। मॉडर्न ड्रामास के अंदर इमेजिनेशन और फैंटेसी को छोड़कर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ऑर्डिनरी लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे, रियल लोकेशन जो थी जैसे घर, ऑफिस वगैरह, ये सब कुछ दिखाया जाने लगा। इसके अलावा कॉमन कैरेक्टर्स जैसे टीचर, वर्कर, सर्वेंट्स, हाउसवाइफ, ये सभी कैरेक्टर्स मॉडर्न ड्रामास में दिखाए गए। अगर हम इसकी लिटरेचर के अंदर एग्जांपल देखें तो हमारे पास जीबी शाह का एक प्ले है, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। इस प्ले के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट की रियल लाइफ स्ट्रगल को दिखाया गया। उसके बाद आता है हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। कैरेक्टर्स के इमोशंस क्या हैं, उनके अंदर चलने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है, फियर जो है, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाता है। मीन्स इनर थॉट्स, ट्रोमाज, मेंटली कैरेक्टर किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसके अलावा जो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये सभी चीज़ें मॉडर्न ड्रामास के अंदर दिखाई जाने लगी। उसके अलावा सोशल क्रिटिसिज्म, मॉडर्न ड्रामाटिस्ट बिकेम सोशल रेबल। उन्होंने सोसाइटी के अनफेयर सिस्टम को क्रिटिसाइज करा है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, क्लास डिफरेंस, करप्शन, पॉलिटिक्स। हेनरी गिब्सन का वर्क अ डॉल्स हाउस जो है, इसके अंदर वुमेन की ऑपरेशन को दिखाया गया, यानी इस ड्रामा के अंदर सोशल क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से दिखाया गया। सिंबोलिज्म को यूज़ किया जाने लगा आइडियाज़ और मीनिंग्स कन्वे करने के लिए। ड्रामास के अंदर यूज़ होने वाले हर इमेज, ड्रीम एंड फैंटेसी हैड अ कंक्रीट सिंबल्स। जैसे इस तरह से थीम्स, सिंबल्स के थ्रू जो प्ले है, जो ड्रामा है, उसके थीम को रिवील किया जाने लगा। उसके अलावा आता है हमारे पास अब्सर्डिज्म। अब्सर्डिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट। अब्सर्डिज्म एक्सप्रेस करती है कि ह्यूमन लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग एंड द वर्ल्ड इज इरेशनल, कियोटिक एंड अब्सर्ड, यानी मीनिंगलेस है। ठीक है, इसका अगर हम अब्सर्ड का मतलब देखें तो इट्स मीन के इरेशनल। इसके अंदर गॉड को रिजेक्ट किया गया, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग को यूनिवर्स का सेंटर माना गया। सोरेन किरकेगार्ड इस मूवमेंट के पायनियर थे। उन्होंने लाइफ को मीनिंगलेस कहा और बोला कि गॉड इज साइलेंट या फिर गॉड इज एब्सेंट। ठीक है, अब्सर्डिज्म की ग्रेटेस्ट एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें तो वेटिंग फॉर गॉडो है, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा। इसके अलावा हॉवर्ड पिंटर का एक वर्क है द बर्थडे पार्टी। ये दोनों वर्क्स जो हैं ये अब्सर्डिज्म को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है नेचुरलिज्म। स्टूडेंट्स, ये भी रियलिज्म की एक फॉर्म है जिसके अंदर नेचर को इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। नेचुरलिज्म के अंदर लाइफ को विदाउट एनी एग्जेजरेशन, विदाउट एनी फैंटेसी दिखाया गया, और इसके अंदर हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और सोशल कंडीशंस को दिखाया गया। एमिली ज़ोला जो है उनको फादर ऑफ नेचुरलिज्म कहा जाता है। नेचुरलिस्टिक प्लेस में एंटोन शेक्यू का एक वर्क है द चेरी ऑर्चर्ड। उसके अलावा आर्थर मिलर का वर्क है डेथ ऑफ द सेल्समैन। इसके अलावा हमारे पास है ओपन एंडिंग, दैट इज लॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा। स्टूडेंट्स, ओपन एंडिंग्स मींस मॉडर्न ड्रामा के अंदर हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी, यानी स्टोरीज को क्लियरली नहीं एंड किया जाता था, बल्कि ऑडियंस को सोचना पड़ता था कि इसके एंड पर क्या होगा। जैसे वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर अनक्लियर एंडिंग दिखाई गई, जिसमें गॉडो आते ही नहीं है। अब रीडर जो है वो खुद सोचता रहे, खुद देखता रहे और इसके ऊपर जो है फोकस करता रहे कि एट द एंड क्या होगा। तो इसी तरह से जो मॉडर्न ड्रामाज हैं उनको अन एंड छोड़ दिया जाता था, उनकी ओपन एंडिंग होती थी। उनको उनके अंदर जो है वो क्लियरली कोई एंड नहीं होता था कि ये फाइनल इसके अंदर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि उनको ओपन एंड छोड़ दिया जाता था। हम मॉडर्न ड्रामा की टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्रेशनिज्म, दैट इज फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशनिज्म। ये टर्म दुनिया को ऐसे दिखाती है जैसे एक डिस्टर्बेंस या फिर परेशान इंसान देखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैरेक्टर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके इमोशंस को शो करना। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फेमस टर्म। इसमें कैरेक्टर के दिल और दिमाग के अंदर जो सर्च चल रही होती है, जो थॉट्स चल रहे होते हैं, वो बिना किसी ऑर्डर के दिखाए जाते हैं। जैसे हम किसी से बात करते करते अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाते हैं, यानी ख्यालों में खो जाते हैं।
तो ये टर्म जो है किसी भी ड्रामा के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर इंसान के मेंटल डिस्टर्बेंस को दिखाती है। नेक्स्ट वी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आवर कैरेक्टर्स थॉट्स फ्लो रैंडमली लाइक इन द ह्यूमन माइंड। स्टूडेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कैरेक्टर्स के थॉट्स और फीलिंग्स को एज अ कंटिन्यूअस फ्लो की तरह दिखाया जाता है। राइटर क्या करते हैं कि डायरेक्टली दिमाग के अंदर घुसकर कैरेक्टर के थॉट्स को शो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलिमिनेशन इफेक्ट्स। ये टर्म ऑडियंस को ये याद दिलाती है कि जो हम देख रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं ये जस्ट एक ड्रामा है, बल्कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ब्रेक्ट जो है वो चाहते हैं कि लोग इमोशनल ना हो, बल्कि वो सोचें, समझें और सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करें। उसके बाद आता है हमारे पास मिनिमलिज्म। स्टूडेंट्स, मिनिमल करना, ठीक है, चीज़ों को कम से कम करके दिखाना। थोड़ी सी चीज़ में, थोड़े से सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में ज़्यादा बात करना। इट मीन्स कि कम से कम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में दिखाना, चीज़ों को मिनिमलाइज करके दिखाना। उसके बाद आता है हमारे पास आयरनी। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द एक्चुअल मीनिंग इज ऑपोजिट टू द लिटरल मीनिंग। मॉडर्न ड्रामा के अंदर आयरनी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। वी कैन से मॉडर्न ड्रामा में आयरनी रियलिटी को एक्सपोज करता है, हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड और बिटर ट्रूथ को दिखाता है। अभी हम मॉडर्न ड्रामा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट और उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन 1828 में नॉर्वे के अंदर पैदा हुए थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इब्सन ने ट्रेडिशनल सोसाइटी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया और वुमेन्स राइट और इंडिविजुअलिटी जैसे बोल्ड टॉपिक्स को स्टेज पर लाया, ठीक है, यानी उसको एक्सपोज किया। उनका सबसे ग्रेट वर्क जो है वो है अ डॉल्स हाउस, जो कि 1879 में पब्लिश हुआ। इसके अंदर एक वुमेन जो है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ देती है। उसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है घोस्ट, जो कि 1881 में लिखा गया। सोसाइटी और फैमिली की डार्क सीक्रेट्स को सामने लाता है। उसके अलावा हिडा गैबलर 1890 में लिखा गया एक कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक फीमेल कैरेक्टर की स्टोरी बताता है। इसके अंदर भी वुमेन राइट्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनको जीबी शॉ कहा जाता है, ये 1856 में पैदा हुए थे। एक ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक और सोशल थिंकर थे। इनका एक ग्रेट वर्क है पिग्मलियन। 1913 में इस वर्क को लिखा गया, जिसके अंदर क्लास और लैंग्वेज के थ्रू आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया। उसके अलावा आर्म्स एंड द मैन 1894 में इन्होंने लिखा, जिसके अंदर वार और रोमांस पर एक कॉमिक स्टार किया गया। इन्होंने लिखा मैन एंड सुपरमैन, जो कि 1903 में लिखा गया। ये एक फिलोसफिकल और सोशल कॉमेडी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट 1906 में आयरलैंड में पैदा हुए थे और अब्सर्ड थिएटर के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं। उनके ड्रामाज एग्जिस्टेंशियलिज्म और ह्यूमन होपलेसनेस को दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, सैमुअल बेकेट ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, दैट इज वेटिंग फॉर गॉडो, 1953 में पब्लिश हुआ, जिसके अंदर दो आदमी जो हैं ऐसे शख्स का इंतजार करते हैं जो कभी आते ही नहीं। और ये ड्रामा जो है लाइफ की मीनिंगलेसनेस और अब्सर्डिटी को दिखाता है। उसके बाद हमारे पास राइटर हैं आर्थर मिलर, जो 1915 में न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुए थे। उनके वर्क्स जो हैं वो अमेरिकन सोसाइटी के फ्लॉज, कैपिटलिज्म और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करते हैं। इनका एक वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो कि मॉडर्न ड्रामा की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्म्स को हाईलाइट करता है। उसके अलावा इन्होंने लिखा द क्रूसिबल 1953 के अंदर, जिसके अंदर विच ट्रायल के जरिए पॉलिटिकल इनजस्टिस को एक्सपोज किया गया। टी.एस. एलियट 1888 में यूएसए में पैदा हुए थे और बाद में ब्रिटिश सिटीजन बन गए। वो एक पोइट और ड्रामाटिस्ट थे जिनका काम स्पिरिचुअलिटी, मोर्टैलिटी और मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करना था। स्टूडेंट्स, इन्होंने एक वर्क लिखा मर्डर इन द कैथीड्रल। ये एक स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिकल पावर की क्लैश को दिखाता है। आई होप आपको ये राइटर्स, उनके वर्क्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न नॉवल के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।